दुनिया भर में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की चर्चा है। ये एक शानदार कहानी है, लेकिन जब हम थोड़ा करीब से देखते हैं तो एक दूसरी ज्यादा उलझी हुई तस्वीर भी सामने आती है। तो चलिए आज इसी जटिल तस्वीर की परतों को खोलते हैं और भारत की इस दोहरी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत बड़े नंबर से। 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा होने का अनुमान है। अब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कई छोटे छोटे देशों की कुल अर्थव्यवस्था को मिला दें तो भी शायद कम पड़ जाए। इससे पता चलता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का वजन कितना बढ़ रहा है। और बात सिर्फ नॉमिनल जीडीपी तक ही सीमित नहीं है। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें, मतलब खरीदने की क्षमता के हिसाब से, तो भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आसान भाषा में समझें तो $1 में भारत में जितना सामान या जितनी सर्विसेज मिल सकती हैं उतनी अमेरिका में नहीं। ये हमारे बाजार की असली ताकत को दिखाता है। और ये जो ग्रोथ है ये रुकी भी नहीं है, बल्कि बहुत तेज है। पिछले 10 सालों में भारत ने औसतन 6.5% की रियल ग्रोथ रेट बनाए रखी है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ये सबसे तेज रफ्तारों में से एक है। तो ये बड़े बड़े नंबर सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या इस ज़बरदस्त आर्थिक विकास का फ़ायदा देश के हर नागरिक तक पहुँच रहा है? और बस यहीं से हमारी कहानी का असली विरोधाभास शुरू होता है। ये स्लाइड भारत की दोहरी हकीकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम इसी को प्रति व्यक्ति आय यानी हर एक इंसान की औसत कमाई के हिसाब से देखते हैं तो वो आंकड़ा सिर्फ लगभग $2,818 है। ये एक बहुत बड़ा गैप है जहां देश की दौलत हर एक की जेब तक नहीं पहुंच पा रही है। इकोनॉमिस्ट इस स्थिति को मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं। ये एक तरह का जाल है जिसमें कोई देश गरीबी से निकलकर मिडिल इनकम वाला तो बन जाता है, लेकिन फिर वहीं अटक जाता है और अमीर देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए स्ट्रगल करता रहता है। ये एक ऐसा पड़ाव है जहां से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और भारत को इस खतरे से बचना होगा। इस असमानता की एक बहुत बड़ी वजह है पैसे का बंटवारा। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2021 के बीच देश में जो भी नई दौलत बनी उसका 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ऊपर के 1% लोगों के पास चला गया, और वहीं देश की आधी आबादी यानी नीचे के 50% लोगों को उस नई दौलत का सिर्फ 3% हिस्सा मिला। अब सवाल है कि औसत कमाई कम क्यों है? इसकी कुछ गहरी ढांचागत वजहें हैं। पहली, हमारी लगभग आधी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, जिसका देश की कुल कमाई यानी जीडीपी में हिस्सा बहुत कम है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे 80% से ज्यादा कामगार इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जहां ना तो कोई पक्की सैलरी होती है और ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी। और आखिर में शहरीकरण की रफ्तार भी उतनी तेज नहीं है, जिससे अच्छी नौकरियों के मौके भी सीमित हो जाते हैं। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर की बात। अब आते हैं इस पहेली के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, ह्यूमन कैपिटल। मतलब ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि देश के लोगों की है, उनकी काबिलियत की है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि हमारे सिर्फ 51.3% ग्रेजुएट्स ही नौकरी करने के काबिल हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे लगभग आधे युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन वो स्किल्स नहीं हैं जो आज की जॉब मार्केट को चाहिए। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? इसकी कई वजह हैं। कॉलेजों में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो अक्सर पुराना पड़ चुका है और इंडस्ट्री की ज़रूरतों से मेल नहीं खाता। स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का अनुभव भी कम मिलता है, और कम्युनिकेशन या क्रिटिकल थिंकिंग जैसे ज़रूरी सॉफ्ट स्किल्स पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। और देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। L&T और TCS जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां खुद ये कह चुकी हैं कि उन्हें जॉब रेडी ग्रेजुएट्स नहीं मिल रहे हैं। ये इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है। अब इसका एक और नतीजा निकलता है, ब्रेन ड्रेन। मतलब भारत के सबसे काबिल और पढ़े लिखे लोग बेहतर मौकों की तलाश में देश छोड़कर जा रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। OECD के मुताबिक भारत आज दुनिया में हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट्स का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। इस टैलेंट के पलायन की एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत भी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत को हर साल प्रोडक्टिविटी के नुकसान के तौर पर 35 से 50 अरब डॉलर का घाटा होता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो ये ब्रेन ड्रेन हो क्यों रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है सैलरी में जमीन आसमान का फर्क। उदाहरण के लिए, भारत में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर औसतन करीब $36,000 कमाता है। वहीं अमेरिका में उसी काम के लिए सैलरी $5 लाख तक हो सकती है।
अब इतना बड़ा फर्क हो तो टैलेंट को रोकना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों पे बात करते हैं जो किसी भी देश की तरक्की की नींव होती हैं, वहाँ का शासन और समाज। क्योंकि आर्थिक तरक्की हवा में नहीं होती, वो सामाजिक ताने बाने पर ही टिकी होती है। भारत के अंदर भी काफ़ी विविधता है। 2023 के सिविक सेंस इंडेक्स को देखें तो केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का स्कोर काफ़ी ऊंचा है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार का स्कोर उनकी तुलना में कम है। इससे पता चलता है कि नागरिक जिम्मेदारी की भावना देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग है। अब अगर वैश्विक स्तर पर नजर डालें तो फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2026 रिपोर्ट भारत को पार्टली फ्री यानी आंशिक रूप से स्वतंत्र देश का दर्जा देती है। यहां हम सिर्फ उस रिपोर्ट के निष्कर्षों को सामने रख रहे हैं ताकि एक पूरी तस्वीर मिल सके। उस रिपोर्ट में राजनीतिक चिंताओं को बताने के लिए एक आंकड़ा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 2014 से 2024 के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जिन 121 नेताओं पर जांच की, उनमें से 115 विपक्षी दलों के थे। इसी रिपोर्ट में नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी कुछ और चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है, जैसे पत्रकारों का उत्पीड़न, हेट स्पीच की घटनाओं में बढ़ोतरी और संसद में कुछ समुदायों का कम प्रतिनिधित्व। ये सभी पहलू किसी भी देश के शासन की व्यापक तस्वीर का हिस्सा होते हैं। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत के पास भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी विजन है। तो चलिए अब उन लक्ष्यों और नीतियों पर एक नज़र डालते हैं जो इन मुश्किलों से निपटने के लिए बनाई गई हैं। सरकार का विकसित भारत @2047 का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। इसका मकसद है कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करे, तब तक देश की जीडीपी $27 ट्रिलियन और प्रति व्यक्ति आय $18,000 तक पहुंच जाए। ये आज के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग होगी। इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कई ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि पढ़ाई को प्रैक्टिकल बनाया जाए। वहीं विजयरा और रामानुजन फेलोशिप जैसी स्कीम्स के जरिए विदेश में बसे भारतीय वैज्ञानिकों को वापस देश में लाने की कोशिश हो रही है, ताकि ब्रेन ड्रेन को रोका जा सके। और PMRF जैसी पहलें देश के अंदर ही रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही हैं। तो आखिर में हम उसी एक बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या भारत अपनी इस विशाल आर्थिक ताकत को अपने 140 करोड़ लोगों की खुशहाली में बदल पाएगा? ये सवाल ही भारत के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी।